नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में सर्दी जो पकड़ रही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिससे नदी, नाले और पाइपलाइनें जमने की संभावना बढ़ गई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति बन रही है। साथ ही गलन वाली सर्दी और कोहरा बढ़ने की संभावना है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पावर बन गया है। इसके साथ ही भारत ने विदेशी निवेश के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यह भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, जो इसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बनाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की पारदर्शी नीतियों से किसान खुशहाल हैं। हाल ही में 48 घंटों के भीतर किसानों को 2131 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे राज्य में समृद्धि आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में युवा नागरिक सेवकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को नागरिक सैन्य समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया, जिसमें प्रशासनिक मशीनरी और सशस्त्र बलों ने मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर सरकार 1 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। 2 HP सोलर पंप पर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगभग 98,593 रुपए का अनुदान देंगी, जिससे किसानों को सिंचाई में आसानी होगी और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच 7,995 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण रक्षा डील हुई है। इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय नौसेना के 24 MH-60 सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और संचालन में मदद करेगा। यह समझौता 2025 से 2030 तक लागू रहेगा, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ेगी और हेलीकॉप्टरों की सर्विसिंग अब भारत में ही हो सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद है। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हरियाणा में 7.66 लाख से अधिक उद्योग लगे हैं, जिनसे 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है और स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है, जिससे हरियाणा स्टार्टअप के मामले में 7वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता मानवता का शाश्वत ज्ञान है और यह जीवन की मार्गदर्शिका है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विद्यालयों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल्याण बिघा में अपने पिता रामलखन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की और स्मृति वाटिका में माल्यार्पण किया। स्वजनों और विधायकों से मुलाकात के बाद उन्होंने तालाब में मछलियों को दाना डाला और जनता की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। पटना के समनपुरा इलाके की हवा लाल क्षेत्र में पहुंच गई है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छपरा में वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे कम है, लेकिन वहां भी प्रदूषण चिंताजनक है। समनपुरा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा खतरनाक स्तर पर है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की नीतियों के चलते मोगा का रणसिंह कलां गांव पराली प्रबंधन में राष्ट्रीय उदाहरण बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव का दौरा कर पंजाब मॉडल की सराहना की। पिछले 6 वर्षों से गांव में पराली जलाने की कोई घटना नहीं हुई। सरकार किसानों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दे रही है, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में 83% की कमी आई है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में कदम रखने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरा देश गौरवान्वित है। विज्ञान, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए वे एक बड़ी प्रेरणा बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर के हवाई क्षेत्र को बंद करने की चेतावनी दी है। फ्लोरिडा स्थित मार एलागो क्लब से ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने एयरलाइंस, पायलटों और ड्रग तस्करों को वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र से दूर रहने के लिए कहा। अमेरिकी सैन्य बलों की गतिविधियों के बीच इस चेतावनी को संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। अगेती प्रजाति का गन्ना 405 रुपये और सामान्य प्रजाति का गन्ना 395 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस पर सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लागत पर सवाल उठाए थे। नड्डा ने नेहरू पर कश्मीर मुद्दे को बढ़ाने और पटेल द्वारा रियासतों के विलय का नेतृत्व करने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस पर सरदार पटेल को इतिहास में उचित स्थान न देने की साजिश रचने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खाद्य संकट के बीच सक्रिय हैं। उन्होंने खाद्य वितरण केंद्रों पर काउंटरों की संख्या बढ़ाई और यूरिया की सीमा भी बढ़ाई। सिंधिया ने बाघेरी और नई सराय के खाद्य वितरण केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से सीधी बात की। उन्होंने मृतका भूरिया बाई के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया और सहायता प्रदान की। वितरण केंद्र अब शनिवार को भी खुलेंगे। कानपुर में उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के कारण सर्दी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। हवा की गति बढ़ने से बादल छंट रहे हैं। ध्रुवीय भंवर कमजोर होने और पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में गिरावट की संभावना है। लोगों ने दिन में भी ठंड महसूस की और गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रतिनिधियों को चुनने का समय नहीं, बल्कि दिल्ली की दिशा तय करने का भी समय है। उन्होंने भाजपा सरकार की विकास नीतियों पर प्रकाश डाला और जनता से भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील की ताकि दिल्ली में विकास की गति बनी रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नव रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि माओवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर जैसे नासूर बन चुके क्षेत्रों का स्थायी समाधान मोदी सरकार ने प्रदान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना वादा निभाते हुए बिहार की महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। यह बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। एयरबस कंपनी दुनिया भर के 6000 विमानों का सॉफ्टवेयर बदलने जा रही है, जिससे कई उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी का कहना है कि यह कदम विमानों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। उड़ानों में देरी या रद्द होने की आशंका है, इसलिए यात्रियों को अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी जाती है। यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख आंद्री यरमक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी स्वयं जेलेंस्की ने दी है। यरमक ने भ्रष्टाचार मामले की जांच के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को उनके आवास और अन्य ठिकानों पर भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि सरकार इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी ने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यवसायी को डिजिटल अरेस्ट कर 50.18 लाख रुपए ठग लिए। उन्होंने एयरलाइंस के संस्थापक के धोखाधड़ी मामले में फंसाने का डर दिखाया। एक अन्य घटना में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2 लोगों से 80.98 लाख रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शामली के घोसगढ़ गांव के कंपोजिट विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए ग्राम प्रधान ने अनूठी पहल की है। सबसे अधिक उपस्थिति वाले छात्र के अभिभावक को वॉशिंग मशीन देने की घोषणा से स्कूल में बच्चों की संख्या में सुधार हुआ है। अब 80-85% छात्र नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार की उम्मीद है। शीत युद्ध के समय तीसरी दुनिया शब्द उन देशों के लिए इस्तेमाल होता था जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे। अब अमेरिका इन देशों पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि चीन इन देशों को प्रभावित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम गलत है और उसे इन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए। टाटा स्टील के नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन को केंद्र सरकार ने कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए मान्यता दी है। इससे खनन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 2030 तक 40 मिलियन टन तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। टाटा स्टील अब नए कोल ब्लॉक्स में खनिजों का पता खुद लगा सकेगी, जिससे कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आगरा वायुसेना स्टेशन में आतंकवादी विरोधी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन और सीआईएसएफ की संयुक्त टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को पकड़ा। 1 घंटे से अधिक चले इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने समन्वय के साथ काम किया। आपदा विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। यह मॉकड्रिल नियमित अभ्यासों का हिस्सा थी। बिहार सरकार ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा। सरकार पराली प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक कर रही है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सबसे पहले दंडी स्वामियों को जमीन आवंटित की जाएगी, जो गंगा पूजन के बाद होगा। मेला प्रशासन दंडी स्वामियों को प्राथमिकता दे रहा है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नोएडा का एक्यूआई 561 दर्ज किया गया। क्लाइमेट ट्रेंड्स के विश्लेषण के अनुसार दिल्ली पिछले 1 दशक से सबसे प्रदूषित शहर रहा है। मौसम और अन्य कारणों से सर्दियों में स्मॉग बढ़ रहा है और इस समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित प्रयासों की आवश्यकता है। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। संघर्ष समिति के आंदोलन से पहले प्रशासन द्वारा एक यूट्यूबर के मकान को गिराने पर सांप्रदायिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने प्रशासन पर मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने सरकार पर पलटवार किया है।
उत्तराखंड रोडवेज जल्द ही एक नई बस सेवा शुरू करेगा जो यात्रियों को शताब्दी एक्सप्रेस से भी कम समय केवल 4.5 घंटे में दिल्ली पहुंचाएगी। इस बस में आरामदायक सीटें और आधुनिक सुविधाएं होंगी जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा होगी। यह सेवा उत्तराखंड और दिल्ली के बीच यात्रा करने वालों के लिए समय की बचत करने में मददगार साबित होगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर 40 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रंगे हैं, जिसे चुनाव आयोग ने निराधार बताया। आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची चुनावी कानूनों के तहत बनती है और सत्यापन का उद्देश्य फर्जी प्रविष्टियों को हटाना है। उत्तराखंड में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। देहरादून, मसूरी और विकासनगर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है और प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने बापू सभागार, पटना में अपना स्थापना दिवस मनाया। चिराग पासवान ने मोबाइल से संबोधित करते हुए माय समीकरण का अर्थ बताया, जिसमें महिला और युवा शामिल हैं। उन्होंने बिहार चुनाव में मिली जीत का श्रेय इसी समीकरण को दिया। कार्यक्रम में कई सांसद और नेता उपस्थित थे। दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद विनाशकारी तूफान दितवाह भारत की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर अब हर 15 मिनट में इलेक्ट्रिक बस मिलेगी। 29 नवंबर से बसों के फेरे बढ़ जाएंगे। महेसरा डिपो से मेडिकल कॉलेज तक 2 रूटों पर बसें चलेंगी। किराया पहले जैसा ही रहेगा। न्यूनतम किराया 10 रुपये है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की संख्या कम की गई है। यात्रियों को ऐप पर बसों की जानकारी मिलेगी और 1 यूपी 1 कार्ड से किराए में छूट भी मिलेगी। और कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में अगले साल बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 16% तक की वृद्धि संभावित है। 1.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर दिखाया गया है। हालांकि पंचायत और विधानसभा चुनावों के कारण दरों में वृद्धि की संभावना कम है, क्योंकि उपभोक्ताओं का पहले से ही 51,000 करोड़ रुपए सरप्लस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को 20 दिसंबर तक खिचड़ी मेले से जुड़े सभी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले की तैयारी समय पर पूरी होनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने स्वच्छता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जेडीए से पूछा कि पत्रकार अरफाज डेंग का घर किसके कहने पर तोड़ा गया। उन्होंने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस घटना से पत्रकार समुदाय में आक्रोश है और संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हवा और कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की भविष्यवाणी की है। तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हवा की गति बढ़ने से ठंड और बढ़ सकती है। संभल जिले में खतौनी और आधार कार्ड में नाम भिन्न होने से किसानों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य बाधित है, जिससे केवल 56% कार्य ही पूरा हो पाया है। लापरवाही बरतने वाले 12 सचिवों का वेतन रोक दिया गया है। कृषि विभाग किसानों से त्रुटियां ठीक करवाने की अपील कर रहा है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी दिखाई है। उन्होंने 10 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जमा किए हैं और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। सरकार उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दे रही है, जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। के शीर्ष नेताओं के निर्देश के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को शनिवार को नाश्ते पर बैठक के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री आवास पर आज दोनों की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई जारी है। कठुआ और सांबा जिलों में सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में छिपे आतंकवादियों और उनके समर्थकों को ढूंढना है। नागरिकों की सुरक्षा को लोग प्राथमिकता देते हुए यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने की सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। भोज में सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए 26 अवैध कब्जों को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। मुस्लिम कलंदर समुदाय के लोगों ने यहां कच्चे पक्के मकान बना लिए थे। प्रशासन ने पहले नोटिस दिया और फिर कार्रवाई की। महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने 3 घंटे में जमीन खाली करा ली। 2.5 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने एसएमओ की सीधी भर्ती रोकने और एसीपी लागू करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। एसोसिएशन ने रविवार को बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य में सड़क क्रांति की शुरुआत करते हुए सड़क निर्माण का लक्ष्य 44,920 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। पहले यह लक्ष्य 19,373 किलोमीटर था, जिसके लिए 4,092 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार ने ठेकेदारों को कमीशन मुक्त कार्य करने का आदेश दिया है, ताकि सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बर्फबारी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बर्फबारी से कश्मीर की सुंदरता और बढ़ जाती है, जिससे पर्यटकों का आकर्षण बढ़ता है। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन में अग्निवीर कोर्स 6 बैच 1 के 449 अग्निवीरों ने पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का संकल्प लिया। ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने परेड की सलामी ली और अग्निवीरों को देश की रक्षा के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रीय जनता दल राड के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को बिहार में उसकी राजनीतिक हैसियत का आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, जिससे दोनों पार्टियों के संबंधों में तनाव दिख रहा है। यह बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार सरकार ने एक बड़े फैसले में सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार सचिवालय सेवा के संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर प्रोन्नति की मांग की थी। संघ ने सरकार के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। पिथौरागढ़ के तड़ाक गांव में भालू के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। चारा पत्ती लेने गई महिलाओं के पीछे भालू दौड़ा, जिससे वे डर गईं। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा की मांग की है। गांव में भालू के लगातार दिखने से दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने अवैध संपत्तियों को जब्त करके माफियाओं की कमर तोड़ दी है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश माफियाओं पर कार्रवाई के मामले में एक उदाहरण बन गया है, जहां कानून का राज स्थापित किया गया है। मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार को धर्मशाला से दिल्ली गए और दोपहर बाद शिमला लौट आए। उन्होंने अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकें की। रविवार को वे राजीव भवन में कांग्रेस अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। में मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे 2 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें गोरखपुर से आनंदनगर, नौतनवा और गोरखपुर बढ़नी रूट पर चलेंगी। रोडवेज 13 रूटों पर 450 बसें चलाएगा, जिनमें नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र भी शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रेलवे और परिवहन निगम ने कई इंतजाम किए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक व्यवस्था एक असामान्य दौर से गुजर रही है, जिसमें अमेरिका और चीन की रणनीतियों ने दुनिया के सामने जटिल विकल्प रखे हैं। भारत अपनी कमजोरियों को कम करके वैश्विक प्रभाव बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब बहुपक्षीय ढांचे के बजाय एक एक करके देशों से डील कर रहा है, जिससे वैश्विक संतुलन प्रभावित हो रहा है। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर साजिश के आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं, अभी फॉर्म बांटने में हेराफेरी है, फिर कलेक्शन में होगी। जम्मू का तिरुपति बालाजी मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है, जिससे शहर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि उनकी टीम अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने की योजना पर बात करने जा रही है। रुस्तम उमरोव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन क्रीमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता दे सकता है। वहीं पुतिन ने कहा है कि उनकी सेना अंतिम यूक्रेनी के मरने तक लड़ेगी।